साथियों, एक ऐसा शब्द जो हमेशा से नीच और अपमानित रखा गया हो। इस शब्द से ताल्लुक रखने वाले लोगों का उनकी जाति के आधार पर तरह तरह से शोषण किया गया हो। आज भारतीय संविधान की छाया में वही लोग लगभग हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 10 बहुजन नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने अंबेडकरवादी आंदोलन को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर आते हैं बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब। मान्यवर कांशीराम साहब एक प्रख्यात भारतीय राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और बहुजन समाज के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले महान नेता थे। उन्होंने भारत के दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों को संगठित कर उनकी आवाज को राजनीतिक मंच पर मजबूती प्रदान की। वे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे और उनके प्रयासों ने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ा। कांशीराम का जीवन त्याग, समर्पण और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक है। कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के खवासपुर गांव में एक रैदासिया सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हरि सिंह और माता का नाम बिशन कौर था। उनका परिवार चमार जाति से संबंधित था, जो उस समय समाज में अछूत मानी जाती थी। हालांकि सिख धर्म अपनाने के कारण उनके परिवार को कुछ हद तक सामाजिक भेदभाव से राहत मिली थी। कांशीराम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की और बाद में रोपड़ के सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने भौतिकी और रसायन शास्त्र में BSc की डिग्री हासिल की। पढ़ाई में उनकी रुचि और मेहनत ने उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर प्रेरित किया। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पुणे में रक्षा मंत्रालय के अधीन विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDO में वैज्ञानिक सहायक के रूप में नौकरी शुरू की। कांशीराम का जीवन तब बदल गया जब उन्होंने नौकरी के दौरान जातिगत भेदभाव को करीब से देखा। एक घटना ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला जब उनके कार्यालय में एक दलित कर्मचारी को भीमराव आम्बेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी लेने पर भेदभाव का शिकार बनाया गया। इस अन्याय ने कांशीराम को गहरे तक झकझोर दिया। उन्होंने आम्बेडकर के विचारों का अध्ययन शुरू किया और उनकी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश को पढ़ा। इस पुस्तक ने उनके जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया: जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष और बहुजन समाज का उत्थान। इसके बाद कांशीराम ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और सामाजिक परिवर्तन के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने परिवार को एक पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि वे अब सन्यासी जीवन अपनाएंगे और समाज की भलाई के लिए काम करेंगे। वे आजीवन अविवाहित रहे और अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के कल्याण के लिए अर्पित कर दिया। कांशीराम ने बहुजन समाज को संगठित करने और उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए कई संगठनों की स्थापना की। उनके प्रयासों का उद्देश्य वंचित वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना था। कांशीराम ने ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन BAMCEF की स्थापना की। यह संगठन सरकारी नौकरी करने वाले शिक्षित दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक कर्मचारियों को एकजुट करने के लिए बनाया गया था। BAMCEF का लक्ष्य इन समुदायों में जागरूकता फैलाना और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करना था। दिल्ली के बोट क्लब पर BAMCEF की पहली रैली ने देश भर में हलचल मचा दी। कांशीराम ने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 की स्थापना की। इसका नारा था: ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। इस संगठन के जरिए उन्होंने दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम समुदायों को एक मंच पर लाने की कोशिश की। यह संगठन राजनीतिक जागरूकता और संघर्ष का प्रतीक बना। कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। यह राजनीतिक दल आम्बेडकर के विचारों से प्रेरित था और इसका मूल मंत्र था: जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांशीराम का मानना था कि सत्ता ही सभी समस्याओं का समाधान है।
और इसके लिए बहुजन समाज को संगठित कर राजनीतिक शक्ति हासिल करनी होगी। राजनीतिक यात्रा कांशीराम ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से लोकसभा चुनाव लड़कर की। हालांकि वे हार गए, लेकिन यह उनके राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत थी। उन्होंने कभी भी आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि उनका मानना था कि बहुजन समाज को अपनी ताकत सामान्य सीटों पर भी साबित करनी चाहिए। वे पूर्वी दिल्ली और अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। हालांकि उनकी पार्टी के 4 उम्मीदवार लोकसभा पहुंचे, जिनमें मायावती भी शामिल थीं। इटावा से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव जीता। पंजाब के होशियारपुर से लोकसभा सांसद चुने गए। सहारनपुर से हार के बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ना छोड़ दिया और राज्यसभा सदस्य रहे। कांशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और 3 जून 1995 को उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाया। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब एक दलित महिला किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी। बाद में 2007 में मायावती ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, जो कांशीराम के सपनों का एक हिस्सा थी। कांशीराम की विचारधारा आम्बेडकर के सिद्धांतों पर आधारित थी। उनका मानना था कि सामाजिक परिवर्तन के लिए राजनीतिक सत्ता जरूरी है। उन्होंने बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए सांस्कृतिक प्रतीकों और सामाजिक सुधारकों जैसे महात्मा फुले, शाहूजी महाराज और पेरियार के विचारों को पुनर्जन्म दिया। उनकी किताब चमचा युग में उन्होंने कांग्रेस और अन्य दलों पर दलितों के शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा था, आम्बेडकर किताबें इकट्ठा करते थे, मैं लोगों को इकट्ठा करता हूं। उनका जीवन सादगी और समर्पण का उदाहरण था। वे सस्ती रबर की चप्पलें पहनते थे और देश भर में साइकिल रैलियों के जरिए लोगों को जोड़ते थे। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य कांशीराम ने कभी शादी नहीं की और अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। 9 अक्टूबर 2006 को दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाज से किया गया। मान्यवर कांशीराम साहब एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने बहुजन समाज को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। उनकी विरासत आज भी मायावती के माध्यम से जीवित है। वे भारतीय राजनीति में दलित चेतना के प्रतीक बने रहेंगे। उनका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष करना चाहता है। नंबर 2 पर आते हैं बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, समाज सुधारक और दलित समुदाय के उत्थान के लिए समर्पित महान नेता थे। वे भारत के सबसे लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे और स्वतंत्र भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में याद किए जाते हैं। उन्हें बाबूजी के नाम से सम्मानित किया जाता था और उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक समानता, शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए अथक प्रयास किए। जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को ब्रिटिश भारत के बिहार प्रांत के चंदवा गांव में एक गरीब दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सोभिराम और माता का नाम वासंती देवी था। उनका परिवार चमार जाति से संबंधित था, जो उस समय समाज में अछूत मानी जाती थी। उनके पिता एक छोटे किसान और धार्मिक व्यक्ति थे, जो गांव में भक्ति संगीत और पूजा पाठ में सक्रिय रहते थे। जगजीवन राम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में शुरू की, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार स्कूल में पानी पीने के लिए उन्हें अलग बर्तन इस्तेमाल करने को कहा गया, जिसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। उनकी प्रतिभा और जुझारूपन को देखते हुए उनके शिक्षकों ने उनका समर्थन किया। इसके बाद उन्होंने आरा के टाउन स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहां से उन्होंने बीएसएससी की डिग्री हासिल की। बाद में वे कोलकाता चले गए और कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीएसएससी ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। उनकी शिक्षा ने उन्हें सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास दिया। जगजीवन राम ने छात्र जीवन से ही स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था।
वे महात्मा गांधी और भीमराव आम्बेडकर दोनों से प्रभावित थे। भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। वे हरिजन सेवक संघ से जुड़े और दलितों के उत्थान के लिए काम करने लगे। उनकी संगठन क्षमता और नेतृत्व कौशल को देखते हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं। उन्होंने अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलित समुदाय को जागरूक करना और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। वे डॉक्टर आम्बेडकर के साथ भी कई मुद्दों पर सहमत थे, लेकिन उनकी रणनीति अलग थी। जहां आम्बेडकर अलगाववादी दृष्टिकोण अपनाते थे, वहीं जगजीवन राम कांग्रेस के माध्यम से समावेशी रास्ते पर चले। जगजीवन राम का राजनीतिक सफर स्वतंत्रता से पहले शुरू हुआ और स्वतंत्र भारत में भी उनकी भूमिका अहम रही। वे बिहार विधानसभा के लिए चुने गए और अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री बने। स्वतंत्रता के बाद वे जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल हुए और विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। भारत पाकिस्तान युद्ध में उनकी रणनीति और नेतृत्व ने भारत को विजय दिलाई। बांग्लादेश का निर्माण उनकी कुशलता का परिणाम था। मोरारजी देसाई की सरकार में वे देश के उप प्रधानमंत्री बने। वे 40 साल से अधिक समय तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे, जो एक रिकॉर्ड है। आपातकाल के दौरान जगजीवन राम ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया, लेकिन बाद में उनकी नीतियों से असहमति के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद वे जनता पार्टी में शामिल हुए और मोरारजी देसाई की सरकार में उप प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस जे बनाई, लेकिन बाद में फिर से कांग्रेस में लौट आए। सामाजिक सुधार और विचारधारा जगजीवन राम का मानना था कि दलितों और वंचित वर्गों का उत्थान शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी से ही संभव है। वे जाति व्यवस्था के खिलाफ थे और सामाजिक समानता के पक्षधर थे। उन्होंने मंदिरों में दलितों के प्रवेश और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनकी विचारधारा गांधीवादी और आम्बेडकरवादी विचारों का मिश्रण थी। वे कहते थे, जाति और गरीबी दो सबसे बड़े अभिशाप हैं, जिन्हें खत्म करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जगजीवन राम ने इंद्राणी देवी से विवाह किया, जो एक शिक्षित और प्रगतिशील महिला थीं। उनके 2 बच्चे थे, पुत्र संजीव कुमार और पुत्री मीरा कुमार। मीरा कुमार बाद में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। जगजीवन राम का पारिवारिक जीवन सादगी और मूल्यों से भरा था। जगजीवन राम को उनके योगदान के लिए कई सम्मानों से नवाजा गया। उनके नाम पर कई संस्थान, सड़कें और योजनाएं शुरू की गईं। उनकी पुस्तकें जैसे कास्ट चैलेंज इन इंडिया और ए फ्यूचर फॉर इंडिया उनके विचारों को दर्शाती हैं। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सत्ता का उपयोग समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए किया। बाबू जगजीवन राम का जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा का प्रतीक है। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक और समाज सुधारक के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने दलित समुदाय को मुख्य धारा में लाने और उन्हें सम्मानजनक जीवन देने का मार्ग प्रशस्त किया। उनका जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नंबर 3 पर आते हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत के एक प्रख्यात राजनेता, वकील और देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। वे भारत के राष्ट्रपति रहे और इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे दलित नेता थे। सादगी, संयम और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें एक सम्मानित व्यक्तित्व बनाया। कोविंद का जीवन कठिन परिश्रम, शिक्षा और समाज सेवा के प्रति समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत करता है। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के परौंख गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम माइकू लाल कोविंद और माता का नाम कलावती देवी था। उनका परिवार कोली समुदाय से संबंधित था, जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है। उनके पिता एक छोटे व्यापारी और वैद्य थे, जो गांव में कपड़े का व्यापार करते थे और लोगों का इलाज भी करते थे। उनकी मां एक गृहिणी थीं। रामनाथ 5 भाइयों और 2 बहनों में सबसे छोटे थे। उनका बचपन गरीबी और अभावों में बीता। उनके घर की छत कच्ची थी और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थीं। इसके बावजूद उनके माता पिता ने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया।
रामनाथ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से शुरू की। बाद में वे कानपुर चले गए और डीएवी कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई की और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। कोविंद ने सिविल सेवा परीक्षा आईएएस की तैयारी भी की और तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की। हालांकि उन्हें मुख्य सेवा के बजाय संबद्ध सेवा में चयनित किया गया। इस असंतोष के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वकालत को अपने करियर के रूप में चुना। रामनाथ कोविंद ने दिल्ली बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकरण कराया और दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू की। वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्यरत रहे। इस दौरान उन्होंने करीब 16 साल तक सुप्रीम कोर्ट में वकालत की और कई महत्वपूर्ण मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गरीबों और वंचित वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता भी प्रदान की। उनकी कानूनी समझ और समाज के प्रति संवेदनशीलता ने उन्हें एक सम्मानित वकील बनाया। रामनाथ कोविंद का राजनीतिक सफर भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू हुआ। वे बीजेपी में शामिल हुए और पार्टी के दलित मोर्चे के अध्यक्ष बने। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उनकी सादगी और संगठन क्षमता को देखते हुए उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। उन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन किया और राज्य के विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए कई कदम उठाए। उनकी निष्पक्षता और सहज स्वभाव की सराहना हुई। उन्होंने हमेशा संविधान की मर्यादाओं का पालन किया और किसी भी विवाद से दूर रहे। उन्होंने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और वंचित वर्गों के उत्थान पर जोर दिया। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उनकी जीवन शैली सादगीपूर्ण रही। कोविंद का मानना है कि शिक्षा और समानता ही समाज के विकास का आधार है। वे 0.0 भीमराव आम्बेडकर से प्रभावित थे और दलित समुदाय के लिए उनके योगदान को प्रेरणा मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपनी जाति को बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाया। उनके भाषणों में संवैधानिक मूल्य, एकता और सामाजिक न्याय की झलक मिलती है। उन्होंने अपने गांव परौंक में एक सामुदायिक भवन बनवाया और शिक्षा के लिए कई पहल की। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे अपने जड़ों से जुड़े रहे और गांव वालों से मिलने गए। सम्मान और विरासत रामनाथ कोविंद को उनके योगदान के लिए कई सम्मानों से नवाजा गया। वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में सभी राज्यों का दौरा किया। उनकी सादगी और संवेदनशीलता ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। वे एक ऐसे नेता के रूप में याद किए जाते हैं जिन्होंने गरीबी से उठकर देश के सर्वोच्च पद तक का सफर तय किया। निष्कर्ष, रामनाथ कोविंद का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सेवा का प्रतीक है। एक साधारण गांव से निकलकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर हर भारतीय के लिए प्रेरणादायक है। उनकी नम्रता, संयम और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व बनाती है। आज भी वे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। नंबर 4 पर आते हैं कोचेरिल रमन नारायणन, जिन्हें KR नारायणन के नाम से जाना जाता है। भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। उन्हें भारत के पहले दलित राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त वे एक प्रख्यात राजनयिक, विद्वान, शिक्षाविद और राजनेता थे, जिन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों को पार करते हुए असाधारण उपलब्धियां हासिल की। उनकी सादगी, बुद्धिमत्ता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा ने उन्हें जनता का प्रिय नेता बनाया। वे अपने माता पिता की 7 संतानों में सबसे छोटे थे। उनके पिता कोचेरिल रमन वैद्य एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और माता पुन्नाथुरावी अम्मा एक गृहिणी थी। उनका परिवार परवय दलित समुदाय से संबंधित था, जो उस समय समाज में अछूत माना जाता था। उनका बचपन अत्यंत गरीबी में बीता। उनके पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे और वे अक्सर स्कूल के बाहर खड़े होकर कक्षा की बातें सुनते थे। उनकी प्रतिभा को देखते हुए शिक्षकों ने उनकी मदद की, जिसके कारण वे पढ़ाई जारी रख सके। उन्होंने उजवूर के सरकारी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में कोट्टायम के CMS कॉलेज में दाखिला लिया।
वहां से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री हासिल की और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध हिंदू कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण यह संभव नहीं हुआ। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति की तलाश में जुट गए। उनकी प्रतिभा को देखते हुए टाटा ट्रस्ट ने उन्हें छात्रवृत्ति दी और वे लंदन गए। वहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर्स डिग्री हासिल की और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। लंदन में उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से हुई, जिन्होंने उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। लंदन से लौटने के बाद नारायणन ने पत्रकारिता में हाथ आजमाया और द हिंदू अखबार में काम किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर वे भारतीय विदेश सेवा में शामिल हो गए। उनके राजनयिक करियर की शुरुआत शानदार रही। उन्होंने कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी कूटनीतिक सूझबूझ और शांत स्वभाव ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान दिलाया। शैक्षणिक योगदान सेवानिवृत्ति के बाद नारायणन ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के उप कुलपति के रूप में कार्य किया। यहाँ उन्होंने छात्रों को वैश्विक दृष्टिकोण और सामाजिक न्याय के मूल्यों से परिचित कराया। उनकी विद्वता और शिक्षण शैली की छात्रों ने खूब सराहना की। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें केरल के पालक्कड़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। वे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 3 बार सांसद चुने गए। अपने संसदीय कार्यकाल में वे शिक्षा, सामाजिक न्याय और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सक्रिय रहे। उन्होंने योजना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और वे भारत के 10वें राष्ट्रपति बने। वे पहले दलित और पहले मलयाली थे जो इस पद पर पहुंचे। उन्होंने कई विधेयकों को वापस भेजा और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खोले और बच्चों से मुलाकात की। नारायणन का पारिवारिक जीवन सादगी और मूल्यों से भरा था। अंतिम वर्ष और निधन राष्ट्रपति पद से हटने के बाद नारायणन दिल्ली में रहने लगे। वे लेखन और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। नारायणन सामाजिक समानता, शिक्षा और लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। वे भीमराव आंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू से प्रभावित थे। उनका मानना था कि संविधान ही देश की एकता और प्रगति का आधार है। उनकी आत्मकथा केरल के सूरज से दिल्ली के साए तक उनके विचारों को दर्शाती है। उन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें भारत सरकार का पद्म विभूषण शामिल है। उनकी सादगी और विद्वता ने उन्हें जनता के दिलों में जगह दी। के आर नारायणन का जीवन गरीबी से संघर्ष करते हुए देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की प्रेरक कहानी है। वे एक विद्वान, राजनयिक और जन नेता थे, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया। उनकी विरासत आज भी संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में जीवित है। नंबर 5 पर आती हैं परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। मायावती एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ और बहुजन समाज पार्टी बसपा की अध्यक्ष हैं। वे भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी और अपने मजबूत नेतृत्व व दलितों व पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष के लिए जानी जाती हैं। उनका जीवन प्रेरणादायक है और भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता प्रभुदास एक सरकारी कर्मचारी थे। उनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के बादलपुर गांव से था। मायावती का पूरा नाम कुमारी मायावती है और उन्हें प्यार से उनके समर्थक बहन जी कहते हैं। मायावती ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। अपनी शैक्षिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से B.Ed और दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री प्राप्त की। उनकी शिक्षा ने उन्हें समाज में बदलाव लाने के लिए मजबूत आधार प्रदान किया। करियर की शुरुआत मायावती ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षिका के रूप में की थी। वे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी कर रही थीं, लेकिन उनका जीवन तब बदल गया जब उनकी मुलाकात बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम से हुई। कांशीराम ने उन्हें दलितों और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए प्रेरित किया,
जिसके बाद मायावती ने शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर राजनीति में कदम रखा। मायावती ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। कांशीराम के मार्गदर्शन में उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वे पहली बार 1989 में लोकसभा सांसद चुनी गईं। इसके बाद उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में 4 बार कार्य किया। उनका सबसे लंबा कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा, जिसमें उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चलाई। वे भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी, जो उनके लिए और उनके समर्थकों के लिए गर्व का विषय है। मायावती के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और आवास जैसी योजनाओं के माध्यम से वंचित वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। उनके शासन में उत्तर प्रदेश में सड़कों, पार्कों और स्मारकों का निर्माण हुआ, जिनमें B.R. अंबेडकर और कांशीराम को समर्पित स्मारक प्रमुख हैं। स्कूलों और अस्पतालों के विकास पर ध्यान दिया गया ताकि गरीब वर्ग को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। मायावती को उनके दृढ़ निश्चय और मजबूत नेतृत्व के लिए जाना जाता है। वे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दलित समाज की आवाज के रूप में उभरी हैं। उनके समर्थक उन्हें बहन जी कहकर सम्मान देते हैं। हालांकि उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार और स्मारकों पर अत्यधिक खर्च के आरोप भी लगे, लेकिन उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मायावती ने कभी विवाह नहीं किया और अपना पूरा जीवन समाज सेवा और राजनीति को समर्पित कर दिया। वे सादगी से रहती हैं और अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मायावती का जीवन एक साधारण परिवार से शुरू होकर भारतीय राजनीति के शीर्ष तक पहुंचने की कहानी है। वे न केवल दलित समाज की प्रतीक बनी, बल्कि महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका योगदान और संघर्ष भारतीय राजनीति में हमेशा याद किया जाएगा। नंबर 6 पर आते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद रावण एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और दलित अधिकारों के प्रबल समर्थक हैं। उनका जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छोटमलपुर गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। वे भीम आर्मी के सह संस्थापक और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के नगीना से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया। उनका जीवन संघर्ष, साहस और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण की एक प्रेरणादायक कहानी है। चंद्रशेखर आजाद रावण का जन्म एक साधारण दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता गोवर्धन दास एक सरकारी स्कूल के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल थे, जो अपने समय में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे चुके थे। उनकी माता कमलेश देवी एक गृहिणी थीं, जिन्होंने परिवार को संभाला और बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी। चंद्रशेखर के 2 भाई हैं। बड़े भाई का नाम भगत सिंह और छोटे भाई का नाम कमल किशोर है। बचपन से ही चंद्रशेखर ने अपने आसपास जातिगत भेदभाव को देखा और महसूस किया। स्कूल में दलित छात्रों के साथ होने वाला अन्याय, जैसे पानी पीने के लिए अलग लाइन में खड़ा होना और ऊंची जाति के छात्रों द्वारा मारपीट, उनके मन पर गहरी छाप छोड़ गया। इन अनुभवों ने उन्हें सामाजिक न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। चंद्रशेखर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सहारनपुर में पूरी की। इसके बाद उन्होंने देहरादून के DAV PG कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने कानून की डिग्री LLB प्राप्त की। शिक्षा के दौरान भी उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। यह वह समय था जब उन्होंने न केवल अपने अधिकारों के लिए, बल्कि पूरे दलित समुदाय के उत्थान के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। उनकी कानूनी शिक्षा ने उन्हें सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए तैयार किया। भीम आर्मी की स्थापना और सामाजिक संघर्ष। चंद्रशेखर ने सतीश कुमार और विनय रत्न आर्य के साथ मिलकर भीम आर्मी की स्थापना की। यह संगठन दलितों, आदिवासियों, OBC और अन्य वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। भीम आर्मी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना
और समाज में समानता स्थापित करना है। संगठन ने सहारनपुर में दलितों के खिलाफ हुई हिंसा के विरोध में कई प्रदर्शन आयोजित किए, जिससे चंद्रशेखर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया। सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में हुई जातीय हिंसा के बाद चंद्रशेखर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 16 महीने तक जेल में रहना पड़ा। इस दौरान उनके समर्थकों ने उनकी रिहाई के लिए व्यापक प्रदर्शन किए। अंततः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए उन्हें जमानत दे दी। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अपने संघर्ष को और तेज कर दिया। 2020 में चंद्रशेखर ने आजाद समाज पार्टी कांशीराम की स्थापना की। यह पार्टी दलितों, आदिवासियों, OBC और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी का नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के शिष्य और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के सम्मान में रखा गया। पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पहली चुनावी भागीदारी की। लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश के नगीना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यह जीत उनके राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई, जिसने उन्हें संसद में वंचित वर्गों की आवाज उठाने का अवसर प्रदान किया। सामाजिक और राजनीतिक योगदान चंद्रशेखर आजाद रावण को उनके साहस और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की। चंद्रशेखर ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए और इसे अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों के खिलाफ बताया। उन्होंने दलित समुदाय के खिलाफ होने वाली हिंसा के खिलाफ लगातार आवाज उठाई और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने की मांग की। शिक्षा और स्वास्थ्य। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से उन्होंने मुफ्त शिक्षा और कानूनी सहायता जैसी पहल शुरू की ताकि वंचित समुदायों को सशक्त बनाया जा सके। उनकी कार्यशैली और भाषण शैली विवादास्पद रही है, लेकिन उनके समर्थक उन्हें एक निडर और प्रभावशाली नेता मानते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक कार्यों और राजनीति में समर्पित कर दिया। उनका व्यक्तिगत जीवन भी चर्चा में रहा है। एक महिला ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, लेकिन इन आरोपों की कोई ठोस पुष्टि नहीं हुई। इन विवादों के बावजूद वे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए और सामाजिक न्याय के लिए काम करते रहे। चंद्रशेखर आजाद रावण का जीवन एक साधारण दलित परिवार से शुरू होकर भारतीय संसद तक पहुंचने की प्रेरणादायक यात्रा है। उन्होंने अपने संघर्ष, साहस और दृढ़ संकल्प से न केवल दलित समुदाय बल्कि सभी वंचित वर्गों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। उनकी कानूनी शिक्षा, भीम आर्मी के माध्यम से सामाजिक आंदोलन और आजाद समाज पार्टी के जरिए राजनीतिक सक्रियता ने उन्हें एक प्रभावशाली नेता बनाया है। वे आज युवा दलितों और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। चंद्रशेखर का जीवन यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर इरादे मजबूत हों तो सामाजिक परिवर्तन संभव है। उनकी यह यात्रा अभी जारी है और आने वाले समय में वे भारतीय राजनीति और समाज में और भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।